हेलो बच्चों, कैसे हो? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का काइनेमेटिक्स का लेक्चर है, लेक्चर 5। इसमें हम आज कुछ बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, वर्टिकल मोशन के बारे में, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला लेक्चर जो है वो क्या है। तो बात करेंगे आज सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं? सो इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है हमारे पास चार इक्वेशन हैं। एक तो इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं v बराबर u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और इन सब से रिलेट करके एक और इक्वेशन आया है जिसको हम बोलते हैं एस एन एथ, जिसको हम बोलते हैं u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2। ये इक्वेशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये हम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहला नंबर, ये तभी अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई तभी कर सकते हैं, अप्लाई ओनली इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे थोड़ा देर में, बट सबसे पहले एक और बात चर्चा कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन बॉडी का कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, कैसा पाथ होता है उस पार्टिकल का, किस तरह से वो ट्रैवल करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो हम दो चीज का चर्चा यहाँ आपके साथ करने वाले हैं। पहला नंबर की, यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यदि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, तो पार्टिकल का दो पाथ होता है। एक तो पाथ ऑफ द पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ द पार्टिकल होता है वो दो तरह का होता है। एक तो पार्टिकल का पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और दूसरा पाथ होता है पैराबोला। ठीक है, कब स्ट्रेट लाइन होता है, कब पैराबोला होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन तब होगा, स्ट्रेट लाइन का कंडीशन क्या है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन तब हो सकता है जब पार्टिकल का पाथ, जब v जो है वो पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर है, पहला क्राइटेरिया। ठीक है, v जो हो पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर हो। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि यदि v जो है वो एंटी पैरेलल हो एक्सेलरेशन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि पाथ स्ट्रेट लाइन में होगा। इसके अलावा कोई भी केस आ जाए, कोई भी, एनी केस एक्सेप्ट दिस, the path of the particle is parabola. So all cases except these two, all cases except these two conditions. इसके अलावा एक और बात बोल सकते हैं, पार्टिकल रेस्ट पे हो और एक्सेलरेशन लग रहा हो तो भी स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है। जैसे एक और कहानी बोल सकता हूं, यदि कोई पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे हमेशा लगता है और पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। यदि कोई पार्टिकल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं ऐसे की तरफ ऊपर v रफ्तार से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है, a बराबर g नीचे की तरफ लगता है। तो ये तो एंटी पैरेलल का केस हो गया। ठीक, वापस जब ये ऊपर जा रही है पार्टिकल, यहाँ पे
जब आएगी तो इसका v जीरो हो गया। जीरो होने के बाद भी पार्टिकल का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगते ही रहता है जी, और इसके बाद एक्सेलरेशन की वजह से ही वो फिर वापस नीचे आता है ग्रेविटी की वजह से। तो यदि वो पार्टिकल वापस नीचे आ रहा है कुछ रफ्तार से v से, और इधर भी फिर से एक्सेलरेशन g लगते रह रहा है, मतलब तीन केस समझ सकते हैं बेसिकली कि यदि पार्टिकल का रफ्तार जीरो हो, एक्सेलरेशन लग रहा हो, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लग रहा हो, या पार्टिकल मूव कर रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा हो, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता। ठीक है, पैराबोला जो होता है वो इसके अलावा बाकी किसे जितने भी होंगे उन सब में पैराबोला पाथ होता है। जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे इलेक्ट्रोसिटी में भी हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, 11th में तो ये बात नहीं कर सकते, बट थोड़ा यदि हम बात कर लें 10th क्लास के बारे में, तो 10th क्लास में ऐसा चीज पढ़ना है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, स्टैटिक चार्ज पे फोर्स लगाता है, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पे रख दें, या इधर हम यहाँ पे एक चार्ज क्यू को रख दें, तो ये चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। या इधर इधर हम इसको भेज दें, तो जैसे ही इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पार्टिकल का दो पाथ ले सकता है, या किधर भी हम भेजना चाहते हैं या किधर भी करना चाहते हैं, वो ये फोर्स लगेगा उस पर। तो जब भी हम इधर भेजना चाहते हैं या पार्टिकल को हम इधर भेजेंगे, तो ये पार्टिकल कौन सा पाथ लेगी, इसका सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है। क्या ये पार्टिकल यदि हम ऐसे भेजते हैं तो क्या ये पाथ ऐसे लेगी, या ये पाथ ऐसे लेकर के चली जाएगी, या स्ट्रेट लाइन सीधा चली जाएगी, या इधर चली जाएगी, कैसे जाएगी। ये सब बातें हो सकती हैं कि यदि हम पार्टिकल को, एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो किधर जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज यदि रहता है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगता है, और यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। पहला नंबर एक और कहानी है कि कोई भी पार्टिकल का रफ्तार जो होता है, जो वेलोसिटी होता है, वो चाहता है कि हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूव करें। मतलब कि वो अचीव करना चाहता है फाइनली पार्टिकल का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। कोई भी पार्टिकल को यदि हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो चाहता है कि वो पार्टिकल एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन को अचीव करे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये वाला पाथ जो है वो पार्टिकल को अचीव करने के लिए ले जा रहा है। मतलब कि ये भी एक कहानी है कि एक्सेलरेशन जिधर लग रहा है उस डायरेक्शन में रफ्तार चाहता है, या बॉडी चाहता है कि अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन लेकर के चले जाएं। ये भी एक क्राइटेरिया है, इसको भी आपको समझना है कि यदि कोई पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं किसी दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में यदि हम फेंकते हैं तो वो पार्टिकल किधर जाना चाहती है, तो उस पार्टिकल का पाथ उस डायरेक्शन में होगा जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन का जिधर डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लग रहा है पार्टिकल का उधर ही फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लगता है फोर्स का डायरेक्शन उधर होता है, तो इधर ही फोर्स का ही डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा, और फोर्स बराबर होता है क्यू इंटू ई। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा क्यू ई बाई एम। ठीक है, ये आपको 10th में भी पढ़ना है, बेसिक छोटा छोटा बात तो आप यदि आप पढ़े होंगे तो ये बात समझ सकते हैं, नहीं तो आप 12th में ये बात पढ़ेंगे। तो ये कहानी बेसिक चलता है कि ये एक्सेलरेशन का क्या कंडीशन है, वेलोसिटी का क्या कंडीशन है, इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड और भी बातें। जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला जानते हैं dv बाई dt, जानते हैं, डन। तो हम dv बराबर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, dv बराबर लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a इंटू dt। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो u है, और t बराबर t पे पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो v। मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट किया मूव करने के लिए, तो उस समय मान लो कुछ रफ्तार होगा, कुछ स्पीड होगा, और t बराबर t पे जब हम चेक करें तो उस समय रफ्तार मान लो v है। तो dv का इंटीग्रेशन होता है v, और ये आ गया u, ये आ गया v, और ये a। dt का इंटीग्रेशन होगा t,
ये आएगा 0 से लेके t तक, सो ये आएगा v माइनस u और ये आएगा a इंटू टी. So this is the first equation. You have to find the first equation of motion. Then you have to find s बराबर ut plus half at square. कैसे? So इसको हम लिख सकते हैं v बराबर क्या लिख सकते हैं, v बराबर, अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ, v बराबर क्या लिख सकते हैं u plus at. अब v बराबर u plus at हमने लिख लिया, u plus at लिख लिया. v बराबर क्या होता है, dx by dt होता है. क्या होता है, dx by dt होता है. तो इसको क्या लिख सकता हूँ, u plus at. सो dx बराबर क्या लिख सकता हूँ, dx बराबर लिख सकता हूँ u इंटू डी टी प्लस ए टी डी टी. अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, dx बराबर u इंटीग्रल ऑफ डी टी प्लस ए इंटीग्रल ऑफ टी डी टी. t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे मान लो पार्टिकल x1 पे था, कहाँ पे था, x1 पे था, और t बराबर t पे पार्टिकल, t बराबर t पे पार्टिकल x2 पे था. तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x x1 टू x2. एक्चुअल में s जो हम लिखता है ना वो पोजीशन वेक्टर ही लिखते हैं, तो बाद में उसको लेकर के s लिख लेंगे. सो ये आएगा u इंटू टी प्लस ये आ जाएगा हाफ a टी स्क्वायर. सो ये आ जाएगा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर इजिकल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर. और इसी को बाद में चल के हम s वेक्टर लिखते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर. So this is the second equation of motion. ठीक है. So next one is v square बराबर u square plus 2s. So v square बराबर u square plus 2s यहीं से लेकर के आ जाते हैं. So आ जाइए. So acceleration का फॉर्मूला होता है हमारे पास v इंटू dv by dx होता है. ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ओवरव्यू आपको दे देता हूँ. a बराबर फॉर्मूला होता है dv by dt. ठीक है. तो a बराबर हम सकते हैं dv by dx इंटू dx by dt. ठीक है, एक ही चीज है. और dx by dt को हम v बोलते हैं, क्या बोलते हैं, v बोलते हैं. तो ये हो गया v dv by dx. ठीक है. तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन dv by dt. सो ये आ गया v dv इक्वल टू a इंटू dx. ठीक है. एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है, सो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. x बराबर 0 पे वेलोसिटी मान लो u था, x बराबर x पे वेलोसिटी मान लो v है, तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा, v स्क्वायर बाई 2 आता है इंटीग्रेशन. सो आएगा u से v तक, यह आएगा a इंटू एक्स 0 से लेके, इसको s मान लीजिए आप. ठीक है, 0 से s तक. तो ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 बराबर 2s, a इंटू s. सो दिस इज आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू as. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर आएगा 2as. सो v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस 2as. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन. कैसे हम लगाते हैं, बेसिक क्वेश्चन से इसमें आते हैं. और एक और आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2. एक्चुअल में ये एस एन एथ का मतलब होता है कि ये t बराबर n माइनस 1 से t बराबर n के बीच में जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता है उसको हम एस एन एथ बोलते हैं. मतलब आपसे यदि पूछा जाए, दो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं. एक तो पूछी जा सकती है डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए. एक पूछी जाएगी इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड. एक पहली बात पूछी जा सकती है. सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड पूछी जाएगी. दैट so there is a 2 types of displacement of the particle. One is in an interval of time. In 4 second means there is a time gap between t बराबर 0 to t बराबर 4 second. So this is the displacement of the particle in 4 second. And in 4 second
the displacement of the particle in between t बराबर 3 सेकेंड to t बराबर 4 सेकेंड, and this is called fourth second, displacement of the particle in fourth second. So different kind of value will becomes in the SNF done. So how we find the SNF value of SNF of the particle? So if we have a line and a particle at t बराबर 0 is here, and the initial velocity of the particle is u, done, and let here t बराबर n minus 1 and here is t बराबर n. Okay, so this is Sn and this is Sn minus 1. Okay, and this is Snth, done. So you have find Sn. Sn is u plus, sorry, u into t plus half at square, and t is at n. So Sn is u into n plus half into a into n square, done. And another Sn minus 1 is u into n minus 1 plus half into n minus 1 square. Then if we have to find Snth, then we got Sn minus 1, and then it will be un plus half at square minus u into n minus 1 minus half a n minus 1 to the power 2, and this will be u plus 2n minus 1 into a by 2. So we have to find the formula for Snth, and got it? Okay, then next topic will be vertical motion. Vertical motion is a motion under the gravity. Motion under the gravity. इसमें हम क्या करते हैं कि a particle is projected from the surface or the ground vertically upward. So if a particle is projected with the velocity of v from the surface of ground, it will go up to height h and then stop and return back to the ground. So the velocity of the particle at h is 0. Velocity of the particle at h is 0, and after reach the h max, it will be returned back. It will return back with the same striking velocity. When we have project with velocity v, then we will strike with the ground with velocity v. Okay, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? First of all, we have to find how much time taken by the particle to reach the ground after it will project it. तो कितना time of flight होगा? Then second one is maximum height attained by the particles. Done. So इसके बारे में हम बात करेंगे. First of all, we have to find the maximum height. First of all, we have to find the time of flight, anything. So if a particle projected with speed v, always acceleration is at downward direction, which is called minus g meter per second square, or a is equal to z of minus j cap. We have always find different kind of format we have to acceleration. So the topic is vertical motion. So पहले हम पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे,
ठीक है, थोड़ा बात भी कर लेते हैं। पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंकेंगे जिस फ्री वेलोसिटी से, ये ऊपर जाएगा और यहां पे रुक जाएगा और फिर वापस रिटर्न होकर के आ जाएगा, रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट, रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और वापस में फिर निकालेंगे कितना मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ध्यान से सोचे तो हम फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू हैव टू डन ए फॉर्मूला बिफोर इट। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, द formula for the displacement of the particle. If we particle projected from the ground at t barabar 0, then return back to the point, same point exactly at t barabar tf. This is called time of flight. This is called time of flight. Then we have to find time of flight. The displacement of the particle in the y direction is 0 because the particle starting at this point and come back to the same point. So displacement of the particle is 0 and this is called u, u is called v, and this is called time. This is called time. So we have u, s is 0, this is v, and this is t, and this is half, and this is minus g, and this is t square. So 0 vt minus g by 2 into t square, t is the common, so this is called v minus g by 2 into t is equal to 0. So v minus g by 2 into t is equal to 0. So t barabar 2v by g. This is the time of flight. Another time is t is equal to 0. Done. So next is h max. How we find h max? So if a particle projected from here, the velocity is v, and at this point velocity of the particle is 0. So we have applied a formula, v square barabar u square plus 2as. So v square is 0, 0 square is equal to u square is v, v square plus 2 into minus g, and this is called h max. Done. So this is called 2g h max is equal to v square. V square is the initial velocity of the particle. Done. So h max is v square by 2g. Done. So this is called vertical motion. तो ये सब बातें हम कर रहे हैं कि पार्टिकल को हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, कितना उसका मैक्सिमम हाइट होता है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड डन विद क्वेश्चन। another thing is slightly little time we have to do this. This is called time of ascent from this point to this point. From point of projection to h max is called time of ascent, and from h max to landing point is called time of descent. And this will be equal if there is a no air resistance is considered. If the air resistance is considered, there will be different thing. But time of flight is divided into two parts. One is time of ascent, another is time of descent. Time of ascent is equal to time of descent. Done. So if air resistance is not considered, time of ascent and time of descent is equal. But if air resistance is considered, there is a difference of time of ascent or time of descent. Done. So next day we have some question on the vertical motion or equation of motion. Done. So thank you very much.